हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं टू शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो ज्योग्राफी का अपना चैप्टर है। तो बहुत क्यूरोसिटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है अपने ही आप में। तो पहला चैप्टर तो आपने जिसने नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोर ज़रूर हो सकते हैं। चैप्टर 2 है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है? तो अगर हम जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। माउंटेन्स हैं, वोल्केनोज हैं, प्लेन्स मतलब मैदान हैं, रिवर्स नदियाँ, कोस्टल रीजन्स कैसे ग्लेशियर हैं, कहाँ पे वोल्केनोज हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्टिंग में ही आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जितने भी हम आज ये रिवर्स देखते हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, ये जितने बड़े बड़े कैलाश पर्वत देख रहे हैं, आज से क्या 100 साल पहले भी ऐसे थे? 100 साल पहले भी कहीं से रिवर्स ऐसे ही डिपॉजिट हो रही थी। कहीं पे 100 साल पहले भी ऐसे कोस्ट थे, कहीं पे प्लेन्स और वोल्केनोज का इरप्शन हम देखते हैं, जैसे वैलीज हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट हैं, बीच जैसा हम आज देखते हैं। या तो अर्थ जब बनी थी आज से लगभग लाखों साल पहले, ठीक है, तब ऐसे ही थे क्या? हम्म इस बात का उत्तर मुझे दीजिए, तब ऐसे ही थे क्या? हम्म नहीं ना, तब तो ऐसे नहीं थे। तो यानी कि अर्थ जो है, अर्थ का फॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। जब टाइम टू टाइम अर्थ क्या है, अपना शेप और उसमें जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं उनमें, ठीक है? आप ही ठीक है। तो आप देखेंगे कि कहीं पे वोल्केनोज हैं। अच्छा, ये होता क्यों है ना? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, चेंज होती रहती है, मूविंग है, मूविंग उस पे है, स्टेज पे, स्टेशनरी नहीं है ना? तो आप एक हिमालय का एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हिमालय भी है वो चेंज होते जा रहे हैं ना। आप देखते हो कि कभी कभी आप हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की हाइट पढ़ते हो तो टीचर बताते हैं 8848 मीटर, लेकिन कहीं कहीं बुक में बता देते हैं कि 2 मीटर बढ़ गई, 1 मीटर बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी, है ना? तो वो सब बातें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम्म जैसे कि हिमालय की हाइट बढ़ती जाती है, रिवर अगर अपना कोर्स बदल देती है, और जो सी है वो वेव्स को मतलब जो समुद्र हैं वो रॉक्स को वेदरिंग के थ्रू काटते रहते हैं। बहुत सारे हैं ग्लेशियर्स जो होते हैं, वो माउंटेन्स को शेप देते हैं। तो ये चैप्टर का अपना मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा क्यूरियस होके पढ़िएगा, ठीक है? तो अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन ड्यू टू पावरफुल फोर्सेस। पावरफुल फोर्सेस के थ्रू ये सब चेंज होता रहता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ, ठीक है? जब इनसाइड ऑफ द अर्थ फोर्सेस लगते हैं तब क्या चेंजमेंट होते हैं, आउटसाइड द अर्थ होता है तब क्या चेंजमेंट होते हैं। एक तो इंटरनल फोर्सेस, माउंटेन बिल्डिंग होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज आते हैं, आप देखते हो। एक्सटर्नल फोर्सेस, लैंड फॉर्म एंड ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे देखिए बताया गया क्या क्या हम आज पढ़ेंगे। ये जैसे कि ये घुमावदार रास्ता है, ठीक है? लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोस के, अच्छा चैप्टर है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस हेल्प अस इन हार्मनी विद नेचर, की कैसे हमें नेचर के साथ हार्मनी सेट करके रखनी है, वरना तो अगर नेचर को हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो मतलब कि हमारे लिए ही हार्मफुल आगे के लिए रिजल्ट बनेगा, समझ रहे हो? तो मतलब अभी तक मोटा मोटा हम लोगों ने 2-3 मिनट में इतनी बात समझी कि जो अर्थ है, जो 3D फिगर में अगर हम अर्थ को समझें तो वो एक फिक्स्ड नहीं है ना? यहाँ पे जितने भी चीजें हैं वो चेंजमेंट है। अच्छा, अर्थ पे आप जैसे कि यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, आपको एक वैसा चाहिए जैसे कि ये मान लिया, ये अगर पूरा वर्ल्ड का मैप है तो वो 2D फिगर आप देखते हो, और असली में अर्थ कैसी है आप ये सब जानते हो ना। कभी आप ये क्वेश्चन कर दो कि गोल कैसे, मतलब कि जो उसका रियल शेप है, रियल शेप उसको ऑबलेट सेफ्रॉइड कहते हैं, ठीक है? कैसे जो है वो चेंज करती है ना? कि मतलब एक्चुअल में हम ये समझेंगे कि अर्थ की जो सरफेस है एक्चुअल चेंज कैसे होती है, क्या क्या कारण है उसके पीछे, है ना? तो अब इसकी बात पे हम कि अर्थ अंदर से भी चेंज होती है, बाहर से भी चेंज होती है। तो जो अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स या तो एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंटरनल फोर्स या तो एंडोजेनिक फोर्स, समझे क्या? इंटरनल फोर्स या तो एंडोजेनिक फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स जिनके वजह से अर्थ शेप अपना चेंज करती है सरफेस का। एक तो इंटरनल फोर्स जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, जैसे कि उसका these force originate inside the earth and create major landforms। इस फोर्स से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ठीक है? तो अर्थ के मतलब अर्थ के इंटीरियर अंदर एक हीट और प्रेशर की वजह से जो पावरफुल फोर्स जनरेट होती है ना, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, विच फोर्स विच पावरफुल फोर्स ओरिजिनेट जनरेट होता है, उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उनसे कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं? एक तो है प्लेट मूवमेंट्स, फिर अर्थक्वेक आता है ना, वोल्केनोज होते हैं, फोल्डिंग होती है और फॉल्टिंग होती है। ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर से क्या होगा? बाहर से एक्सोजेनिक फोर्स होगा। तो दो टाइप के फोर्स हैं यहाँ पे देखो बताया गया है। तो क्या होगा? प्लेट मूवमेंट को भी हमने दो टाइप में डिवाइडेड कर रखा है। द क्रस्ट इज डिवाइडेड ओनली टेक्टोनिक प्लेट्स दैट ओनली वेरी स्लोली ऑन द सेमी मोल्टन लेयर। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, तो वो सेमी मोल्टन लेयर पे बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करती हैं। अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक जब एकदम से सडन शेकिंग हो जाती है अर्थ पे, है ना, एकदम से टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना हो जाता है, तब अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक को हम लोग अर्थक्वेक को जब मेजर करते हैं तो उसका हम लोग रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, है ना, रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं उसकी तीव्रता को। जैसे कि आज आप बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो आप ये मानिए कि 0 to 9 होती है रिक्टर स्केल की, कितना फ्रीक्वेंसी का आपका अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अगर सपोज मैंने कह दिया 7 से अगर 7.1 का आया, आज आया है 7 का और कल आ गया 7.1 का, तो यानी कि ये वाला जो अर्थक्वेक है, भूकंप, ये इससे 10 गुना ज्यादा है। तो 0.1 में 10 गुना ज्यादा होता है, समझ रहे हो? तो वोल्केनोज में क्या होता है? इरप्शन होता है, मोल्टन लावा का एशेस और गैसेस निकलती हैं अंदर से जो अर्थ के होती हैं, ठीक है। फोल्डिंग में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फॉर्म माउंटेन्स रेंज, माउंटेन के रेंजेस, जैसे कि इधर से कोई वो है, आपने देखे होंगे 3D वगैरह भी देखने दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर से कोई चट्टान है वो इधर से लड़ रही, तो फिर क्या ऐसे ऐसे फोल्डिंग फोल्डिंग निकल आते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसको हम लोग फोल्डिंग कहते हैं। फिर है फॉल्टिंग, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेंशन विच कॉज डिस्प्लेसमेंट, कि रॉक यानी चट्टानों का टूटना। तो अल्टीमेटली इंडोजेनिक फोर्स यानी कि इंटरनल फोर्स से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं? 3-4 का तो आपको नाम याद ही रखना है, प्लेट मूवमेंट्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, फोल्डिंग, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद बताया गया है दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को ही हम लोग एक्सोजेनिक कहेंगे, बहुत सिंपल है ना। इंटरनल या तो इंटरनल है आपका एंडोजेनिक और एक्सटर्नल है आपका एक्सोजेनिक। यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये जो फोर्स है ये कहाँ पे लगेंगे? ये अर्थ सरफेस पे लगेंगे। चेंज लैंडफॉर्म्स स्लोली ओवर टाइम, बहुत धीरे धीरे चेंजमेंट होता है इसमें एक्सोजेनिक फोर्स में। और जो सरफेस पर एटमॉस्फेयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और समुद्र है, ये सब वेव्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। जैसे कि आप समझो कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई समुद्र है, ये सब चेंजमेंट है जो एक्सटर्नल हैं, है ना, क्योंकि ये सब अंदर के ये चीजें जो आपको नहीं दिखती हैं ज्यादा। लेकिन जैसे कि समुद्र के थ्रू है कोई चेंजमेंट, एटमॉस्फेयर है, वाटर, विंड के बेसिस पे है, तो आप देख सकते हो, तो उसको एंडोजेनिक या एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। होगा क्या? उससे वेदरिंग होगी। वेदरिंग मीन्स क्या होता है? वेदरिंग मीन्स होता है जब कोई चट्टान होती है ना, रॉक, उसका टूटना, उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के टूटना, ठीक है, वेदरिंग। चट्टान का स्मॉलर पीसेस में टूटना, उसी को वेदरिंग कहते हैं। टाइप्स क्या है? फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इरोजन क्या होता है? इरोजन मीन्स होता है छराव, या उसको कहते हैं कटाव, ठीक है। रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप पढ़ते हो एक टाइप सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स सॉइल एक जगह पर इकट्ठा थी, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारी सॉइल ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन आंधी तूफान आया, बारिश आई, तो सॉइल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चली गई, तो ये प्रोसेस होता है सॉइल इरोजन। ऐसे ही इरोजन अगर बोलें
तो इरोजन इज द प्रोसेस रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे वाटर, क्या क्या एजेंट्स हैं किनके थ्रू होता है, जैसे वाटर अभी बताया ना, पानी गिर रहा है तो आपने देखा होगा कहीं पर अगर मिट्टी है तो मिट्टी बह बह के ऐसे आगे की नीचे की तरफ आ जाती से, है ना, मिट्टी का कटाव हो जाता है। हवा है, आंधी तूफान में आ जाता है। ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं, कि कहीं पे समुद्र की अगर लहरें हैं तो आप देखते हो, सपोज ऐसे ये रिवर बह रही है यहाँ से, तो यहाँ पर अगर मिट्टी का कोई टीला बना हुआ तो इतने फोर्स से आते जाएगी कि इसको इरोज कर देगी, है ना। अंडरग्राउंड वाटर है। डिपोजिशन क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इन न्यू प्लेस फॉर्म टू न्यू प्लेस टू फॉर्म न्यू लैंड फॉर्म, डिपोजिशन ये होता है, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इन न्यू प्लेस मतलब नई जगह पर बन पाएगा, नया लैंड फॉर्म, उसके बारे में बताएगा डिपोजिशन। तो ये कुछ आपको लैंडफॉर्म्स बताई गई हैं किससे क्या बनेगा। इसी फोर्स से आप क्या क्या बनाएंगे, प्लेन्स बनेगा, वैलीज बनेंगी, डेल्टाज, बीच और भी अदर लैंडफॉर्म्स बनेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, अभी आगे भी है लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। एक पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये सब क्या पहले पता है, पहले सब पूरा एक ही कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, एक ही कॉन्टिनेंट होता था और एक ही ओशियन होता था। क्या कहते थे उसको, पैंथालस ओशियन कहते थे क्या, या पैंथालस कॉन्टिनेंट था। पैंजिया कॉन्टिनेंट था और पैंथालस ओशियन था। फिर वो ब्रेक हो गया, है ना, दो पार्ट्स में। फिर उसको हम लोग नदन वाले और सदन वाले को अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड ये सब बोलने लगे, है ना। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक होते होते ये सारे ऐसे प्लेट्स बनी है, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिक प्लेन। तो यानी कि बेसिकली कितने हैं, 3 और 4 7, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम ऐसे कॉन्टिनेंट के बेसिस पे पता होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बताया गया है अर्थ का, कि अर्थ जो है उसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि जब आप देखो, वैसे तो अगर हम बोलें कि एक अर्थ को आप ऐसे हेमिस्फेयर टाइप का मानो, ठीक है, अर्थ को आप ऐसे एक हेमिस्फेयर टाइप का मानो, और 3D फिगर में आप ये समझो कि एक कटोरी होती है घर पे, कटोरी है ना, कटोरी है, तो कटोरी के नीचे ये सारे आपके ये जो स्ट्रक्चर हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब यहाँ पे आपको ये नीचे वाले पार्ट में दिखेंगे यहाँ पे। और ये जो आपका कटोरी का ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, है ना, इन्हीं पे सारी कंट्रीज सारी बसी हुई हैं। और अगर आप उसी को 3D फिगर यानी कि आप सपोज एक पेज पे आप लेट कर सकते हो कि पेज पे सारी कंट्रीज हैं। आप जब 2D पे मैप देखते होगे तो देखते होगे यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे भी, मीन्स इसको फोल्ड करके जब आप ऐसे ले जाओगे ना तो वो इसका ही इधर पास में आ जाएगा। तो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है, थिनर आउट लेयर है जो 5 से 40 किलोमीटर तक होती है और थिक होती है। क्रस्ट के बाद है मेंटल, मेंटल लेयर है। ये बेटा हम पढ़ रहे हैं कि जो अर्थ है ना, तो अर्थ के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अर्थ के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब कि अगर यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो 5 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगी। फिर क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल, मेंटल के नीचे कोर होती है। कोर को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, और मेंटल ही सेमी मोल्टन रॉक्स की एक गर्म लावा टाइप का होता है, ठीक है। और कोर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर किसका बना हुआ है, आयरन और निकल का, और इनर कोर आयरन और निकल का बना हुआ है। और जो सबसे नीचे है इनर कोर, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ये है माउंटेन्स हैं, वोल्केनोज हैं, कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बन सकती हैं, कौन कौन सी लैंडफॉर्म बन सकती हैं या बनती हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे, और क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म नेचुरल फेनोमेना क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरनल फोर्सेस बिल्ड द अर्थ सरफेस बाय क्रिएटिंग मेजर लैंडफॉर्म्स। अभी हमने पढ़ा कौन कौन से लैंडफॉर्म, वाइल एक्सटर्नल फोर्स रीशेप द सरफेस बाय वेयरिंग डाउन द रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स। जो इंटरनल फोर्स है उससे क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स बनेंगी, जबकि जो एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स है उससे आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग होगी मटेरियल्स की, और इधर उधर से आपको जैसे कि मैंने बताया कि इरोजन है, इन सब के बारे में बताया गया है। टुगेदर दे कॉन्टिन्यूसली शेप द डायनेमिक सरफेस ऑफ सरफेस। तो क्रस्ट और मेंटल और कोर के बारे में अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्रस्ट है और मेंटल है, कोर है, तो अभी यहाँ पे मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस वजह से, जो पता होना चाहिए। क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट को हम लोग, जैसे मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो क्रस्ट आप जानते होंगे, क्रस्ट को जो सबसे टॉप लेयर है ना, जो सबसे टॉप लेयर है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, सबसे बाहरी परत है ना, ये बोल सकते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में भूपर्पट्टी पढ़ाते थे, ठीक है। तो हम लोग जितने भी लोग रह रहे हैं कहाँ पे हैं, वी लिव ऑन क्रस्ट, है ना, क्रस्ट पे रह रहे हैं। अच्छा, इसी को मतलब क्रस्ट में भी दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, और कहाँ से कितने थिकनेस इसकी कितनी होती है, थिकनेस पता होनी चाहिए आपको, क्रस्ट की थिकनेस पता होनी चाहिए। क्रस्ट की थिकनेस होती है कितनी बताई थी, 5 से 70 किलोमीटर, 5 या 40, 5 से लगभग 50 किलोमीटर आप मानिए, क्योंकि रफली डेटा होता है, तो 5 से 50 किलोमीटर तक रफली क्रस्ट की थिकनेस हो सकती है। हो सकता है आप में ज्यादा कम हो जाए, लेकिन इतना सबसे पहले यही होती है, ये आप याद रखो, ठीक है। और क्रस्ट को भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। क्रस्ट को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है अपनी ओशियनिक क्रस्ट और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मतलब जमीन वाली, और ओशियनिक मीन्स क्या है, जो समुद्र की क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट, है ना। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्रस्ट के बारे में हमने यही पढ़ा है कि हम लोग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जो अर्थ है क्रस्ट, उसी पे हम लोग रहते हैं। और ये जो, हाँ एक बात और रखना, एक बात और रखना है कि क्रस्ट जो है, क्योंकि बाकी भी तो लेयर है, तो जो क्रस्ट है ये थिनेस्ट लेयर है, सबसे थिनेस्ट है। इसके बाद जितनी भी होंगी उनकी मोटाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्रस्ट क्या है, थिनेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, थिकनेस कितनी है, और ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ज्यादा थिकर होती है, ठीक है, जनरली थिकर, जनरली थिकर देन ओशियनिक। और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है मतलब जो समुद्र की है ना, समुद्र की जो रहेगी वो थिनर रहेगी। अब आप समझोगे, देखो मैं ये एक फोटो बनाऊंगा, इससे आप समझ जाओगे। जैसे सपोज ये आपके पास कोई लैंड फॉर्म है, ठीक है, ये लैंड फॉर्म है, और ऐसे ही आप ऐसे करते करते ये आ गए समुद्र में, ठीक है, समुद्र में, ठीक है। तो ये आप जहां पर हो और ये यहाँ पे पानी भरा रहेगा, पानी आज पढ़ ही लेते हैं चैप्टर को बेहतरीन तरीके से। पानी कैसा भरे, पानी ऐसा ले, पानी ये है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पानी शुरू हो गया है, तो जब ये पानी भरा हुआ है बेटा, पानी के नीचे भी तो कहीं जमीन होगी ना, पानी कोई भी समुद्र है तो उसके नीचे भी तो कहीं जमीन होगी ना, तो वो इसकी बात कर रहा है। ये है ओशियनिक क्रस्ट, और ये जो है इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। तो ये तो पता चल गया। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादा थिकर है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस ये वो बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं, और ओशियनिक क्रस्ट थिनर है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट की ज्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वो है लोड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, क्रस्ट की हो गई, अब हम थोड़ी बात कर लेंगे मेंटल की। मेंटल के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं मुझे पता है, लेकिन ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं। मेंटल क्या है? मेंटल क्या है? मेंटल जो लेयर है वो लाई, मेंटल क्या होता है, लाई बिलो, लाई बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल, ठीक है। और क्या, और क्या हो सकता है, और कितना लगभग
2500 किलोमीटर, अगर 2500 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर, 2500 से लेके 3000 किलोमीटर तक इसकी क्या है, एक्सटेंशन है कि आप लगभग मतलब 2500 से 3000 नहीं, मतलब आप ये समझो कि ये जैसे कि 5 से 50 किलोमीटर है, तो यानी कि 50 किलोमीटर के बाद से मेंटल शुरू हो जाएगी, तो 50 किलोमीटर के बाद मेंटल शुरू हो जाएगी, तो वो कहीं कहीं पे 2500 किलोमीटर हो सकती, कहीं कहीं पे 3000। आप ऐसा मत सोचना कि क्रस्ट जब 5 से 50 किलोमीटर है तो इसके बाद मेंटल नहीं, मेंटल शुरू हो गई इसके बाद, लेकिन कहीं कहीं पे 2500 किलोमीटर हो सकती, कहीं पे 2600, कहीं पे, है ना, वेरी करता है। तो इसकी थिकनेस याद रखनी है आपको, है ना, थिकनेस याद रखनी है। फिर इसके बाद क्या है, मेंटल तो भैया बहुत ज़्यादा यानी कि ये, तो ये क्या है, थिकेस्ट लेयर है, थिकेस्ट लेयर है, क्योंकि इसका आप देखो लगभग 50 किलोमीटर से लेके, मैंने मान लिया 100 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से लेके जब 3000 किलोमीटर तक है, तो यानी कि 2900 किलोमीटर तक थिक हो गई। आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा थिकनेस है मेंटल की, है ना, तो थिकेस्ट है। और क्या होगा, अच्छा, क्रस्ट है, मेंटल के बाद और फिर इसके नीचे कोर आएगा। मतलब एक चीज और याद रख लीजिए कि जो मोस्ट ऑफ द मेंटल जो है वो सॉलिड में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द, हाँ, हाँ सॉलिड ही है पूरा, ठीक है। कोर आपको थोड़ा सा फ्लूइड वाला में मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें इतनी ही बात मुझे अभी याद आ रही है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा गया है। कोर क्या होता है, कोर जो इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, या पार्ट है अर्थ का, इनर मोस्ट लेयर है कहाँ की, अर्थ की, समझे क्या, कोर इनर मोस्ट है। और ये यहाँ पूछा जाता है कि कोर बनी किससे है, कौन से दो मेटल्स हैं जिनसे मिलके बनी है, तो कोर इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन और निकल। तो चलो लिख ही देते हैं, आयरन और निकल, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको Fe और इसको Ni लिख लीजिएगा, आयरन एंड निकल। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा गया है ना, कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा गया है। एक है अपनी इनर कोर और एक है अपने पास आउटर कोर। इनर कोर मतलब जी अंदर वाला, है ना, और आउटर कोर यानी कि बाहर वाला। तो इनर कोर वाली जो है, इनर कोर जो है अपनी, वो सॉलिड होती है ना, इनर कोर अपनी जो होती है वो सॉलिड है। फिर उसके बाद एक बात और याद आ रही है कि इनर कोर जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होती है, एक्सट्रीमली हॉट होती है। फिर हम अगर आउटर कोर की बात करें, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आप बिल्कुल पानी मत समझ लीजिएगा, लिक्विड में है तो बिल्कुल ही पानी मत समझ लीजिएगा। इट्स और फिर आउटर कोर में भी दोनों, अच्छा, कोर में जब आयरन निकल है तो आप एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि ये भी, इसमें भी आयरन होगा, इसमें भी निकल होगा, ठीक है, इसमें भी आयरन होगा और इसमें भी निकल होगा। ये बात तो क्लियर हो जाएगी ना आपको, ठीक है। आउटर कोर, और आउटर कोर में ही, आउटर कोर ही मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है और जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो फिर मूवमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हेल्प टू मूवमेंट, हेल्प टू मूवमेंट, ये बात आपको याद रखनी। थोड़ा सा बढ़ाया है ज़रूर कि क्या क्रस्ट होता है, क्या मेंटल, क्या कोर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ मैंने लिखा था। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताता है हमें कि जो अभी हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा था ना, घर वाली प्लेट नहीं है भैया, घर वाली प्लेट मत समझ लेना कि घर वाली प्लेट है, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में घर वाली प्लेट नहीं है, आप ये समझो कि जो अर्थ है, ठीक है, इसके नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है। आपने जब आप फोर्थ या किसी थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आपने पढ़े होंगे, तब आपको ये पढ़ाया गया होगा कि प्लेट्स होती हैं तो उसके मूवमेंट्स से ही तो ये सब आती है ना, कि कब भूकंप आ गया, है ना, कोलिजन से क्या हो गया, यही सब, ठीक है।
अच्छा, तो इस पे क्या बताया गया है? अच्छा, इस पे ये बताया गया है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दिया था? डब्ल्यू जे मॉर्गन नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने दिया था। और ये लिखा हुआ है, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं हम उनको, ठीक है? ठीक, यहाँ पे दीज प्लेट फ्लोट ऑन सेमी मोल्टन लेयर। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, सपोज ये समझो कि ये आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इसके नीचे ही ये एक ऐसी दो से इसके नीचे ही एक ये लेयर है, सेमी मोल्टन लेयर है, पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, सेमी मोल्टन लेयर है मेंटल में, जिसको हम एस्ट्रोनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है? जो बहुत धीरे 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 स्लोली स्लोली मूव करती है, 2 से 5 सेंटीमीटर पर साल में, हर साल में, है ना? कभी 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कभी 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो आप ये समझो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स आप समझ गए। टेक्टोनिक प्लेट्स के बाद एजिस्टोनोस्फेयर। अच्छा, एक होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यहाँ कहीं है क्या? ये इंपॉर्टेंट अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे लिथोस्फेयर क्या है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट मूवमेंट। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट मूवमेंट्स? प्लेट मूवमेंट से क्या क्या महत्व है उसके? द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स उससे बनते हैं, फिजिकल नेचुरल फिनोमेना आता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे बने होंगे? इधर से ये लड़ा है, और ये जो ये है ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इस तरफ थी। अभी देखो लास्ट वाले में मैं दिखाऊंगा तो ये कहीं पे ना कहीं पे तो था, ये देखो ये अलग था, ठीक है? तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट से आके टकराई है। ये यहाँ पे थी पहले, और फिर वो धीरे 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 आते हुए टकराए, फिर कोलिजन हुआ। और कोलिजन होता तो आप कभी देखिएगा, इधर से ऐसे आई कोई और इधर से ऐसे आई, तो फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ना। ऐसे ही तो हिमालय और माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन्स, ये जो समुद्र के किनारे ये रिजेस आ जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। प्लेट्स मूव ओनली 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दीज मूवमेंट चेंज द शेप ऑफ द अर्थ। मतलब बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है, लेकिन स्टिल बहुत हजारों साल में, लाखों साल में तब चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये क्या हो गया भैया? सही तरीके से रहो, ठीक। ये बताया गया है कि कहाँ से कैसे मूवमेंट होता है। आप देखेंगे इधर से इस तरफ की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है ना? इधर से इस तरफ की तरफ मूवमेंट, इधर से इस तरफ। आप कहोगे पैसिफिक प्लेट इस तरफ भी, इस तरफ भी। यही तो मैं बता रहा था कि अगर आपको 2D फिगर कभी देखने को मिलेगा, यानी कि इसको आप पेज की तरह फोल्ड कर दोगे, बस वही 3D फिगर आपको दिखाया जाता है, ठीक है? तो ये सब कुछ बातें आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो इसको लिख लिया करो, यही आपके मार्क्स बढ़ाएंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द यूनिफाइंग थ्योरी दैट एक्सप्लेन द हाउ द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली changing and why we experience earthquake, volcanoes, mountain building and many other landforms। समझे क्या 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 होता है? फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ प्लेट और बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है। अच्छा, इधर बताया गया था क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, स्टिल हमने लिख के पढ़ लिया है तो हम लोगों को ज्यादा याद हो जाएगा। जब मैं लिखा करूं तो आप भी लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बताया गया है, प्लेट बाउंड्रीज बताई गई हैं, क्या लेयर है अर्थ की, अभी हम बात कर चुके हैं, है ना? यहाँ पे देखो क्रस्ट की बात कर चुके हैं। पेन यहाँ नहीं चल रहा है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, विविधता है बड़ी। क्रस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक है? आउटर मोस्ट थिन लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, 5 से 7 किलोमीटर तक ओशियनिक में होती है और 30 से 40 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल में होती है ना? अब ये पीछे से पढ़ के आए तो अब आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। मेंटल क्या है? थिकेस्ट लेयर है और सेमी मोल्टन रॉक्स से बनी हुई है, ठीक है? कन्वेंशनल करंट्स के थ्रू ही प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और मेंटल से ही आप याद रखिएगा कि ये थिकेस्ट लेयर है, ठीक है? थिकेस्ट लेयर है, और थिकनेस आपको भले नहीं याद रखना लेकिन थिकेस्ट याद रखना है, ठीक है? ठीक है, फिर क्या है? फिर आउटर कोर के बारे में बताया गया है। एक सेकंड, तो ये क्या है? ये यहाँ पर आउटर कोर है और ये इनर कोर। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लिक्विड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल और एक्सट्रीमली हॉट होती है, और इनर कोर दोनों में ही आपको आयरन और निकल तो
लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोर ही एक्चुअली में आयरन और निकल से बनी है, तो उसके पार्ट्स भी तो बनेंगे। हॉटेस्ट और डेंस पार्ट, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये बात पूछी जा सकती है कि विच पार्ट ऑफ द अर्थ लेयर ऑफ द अर्थ इज हॉटेस्ट एंड डेंस पार्ट। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, सर चकरा जाएगा, ठीक है। तो हॉटेस्ट और डेंस पार्ट क्या है, इनर कोर। सबसे ज्यादा इनर पे ही तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी, है ना। या तो आप ऐसे याद कर लो कि जब इनर पहन लेते तो गर्मी लगने लगती है ना, वही, ठीक है बस। फिर है लिथोस्फेयर और एस्थनोस्फेयर। लिथोस्फेयर और एस्थनोस्फेयर, ये क्या होगा, हाँ ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है, एक रिजिड आउटर लेयर है जो अपने क्रस्ट पे है, ठीक है, जो क्रस्ट को इंक्लूड करती है और अपर मोस्ट मेंटल को, ठीक है, ये आपको दिख रहा है लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर जिसपे है ना, उसको एस्थनोस्फेयर कहते हैं, जो सेमी मोल्टन लेयर है, ठीक है, प्लास्टिक लेयर बिलो लिथोस्फेयर ऑन विच प्लेट्स मूव, फिर इसी से प्लेट मूव्स करती हैं। फिर ये यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है कि कैसे अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, द आउटर रिजिड लेयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स विच ओवर द सेमी मोल्टन मेल्टन, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर रिजिड आउटर लेयर है जो इंक्लूड करता है क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को, ठीक है, ठीक है। अपर मोस्ट मेंटल क्यों कहा, क्योंकि मेंटल की भी थिकेस्ट है, तो पूरा मेंटल नहीं उसके में आएगा ना, ठीक है, ठीक 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 ठीक। फिर है टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके कि कैसे क्या होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, है ना। ये देखो दिखा रहा है हमें कि कन्वर्जेंट एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, फिर क्या हुआ, एक नीचे की तरफ चली गई, है ना। तो दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो मतलब एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल का, फिर क्या माउंटेन्स बनते हैं उससे, और अगर ओशियनिक से कॉन्टिनेंटल का होगा तो वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, ये सब होता है। तो कन्वर्ज से आप समझिए, कन्वर्ज से, ये जो वर्ड है कन्वर्ज, कन्वर्ज से समझिए कि कमिंग टुगेदर, ठीक है, यानी कि पास आना, ठीक है। यही बताया गया, कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल में आएगा तो हिमालय बनेगा, ओशियनिक से वोल्केनिक और अर्थक्वेक बनेगा, ये बताया गया। एग्जांपल है हिमालय बना है, एंडीज हिमालय बने, बस 2 एग्जांपल बहुत होते हैं, ऐसे टकराव होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट बाउंड्री, भैया डाइवर्जेंट बाउंड्री भी तो होगा कुछ, कन्वर्जेंट है अगर, है ना। तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है, दूर जाना। दो प्लेट्स होती हैं अगर, तो जब एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है किसी भी फोर्स के थ्रू, ठीक है, तो होगा क्या, मैग्मा राइज करेगा और नई क्रस्ट वहां पे होगी, तो वहां पे ओशियन के रिजेस आ जाएंगे। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है रिजेस की, मतलब ये इस तरफ कह रहे कि हम जाएंगे, ये इस तरफ, तो अंदर से जो मैग्मा है वो निकल के आएगा, है ना। तो मैग्मा राइज करेगा और फिर वहां पे नई क्रस्ट बन जाएगी। यहीं पे देखो कहीं लिखा होगा, मैग्मा राइज फ्रॉम बिलो, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, क्रिएट्स फीचर्स लाइक मिड ओशियन रिजेस। मिड ओशियन रिजेस, ये समुद्र में ऐसे रिजेस होते हैं, ठीक है। फिर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भैया क्या होगा, ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक जगह से, मतलब दो प्लेट्स हैं, वो हॉरिजेंटली एक दूसरे के पास से स्लाइड करते हैं, कि मतलब एक इस तरफ है और एक बिल्कुल ही इसी तरफ है, तो एक इस तरफ को मूव कर रही है, एक इस तरफ को मूव कर रही है ना। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजेंटली, नो न्यू क्रश इज फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड, कॉजेज अर्थक्वेक, और इसी से अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये एक एग्जांपल दिया गया है सैन एंड्रियास फॉल्ट का, कि आपने कहीं ऐसा देखा हो, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही अर्थक्वेक और वोल्केनोज ये सब आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बताया गया है आपका वेदरिंग और इरोजन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ठीक है। वेदरिंग का मतलब आप एक सिंपल सा एक ये मान लो कि एक बहुत बड़ा सा चट्टान है, रॉक है, ठीक है, तो विद इन अ पीरियड और विद इन अ हाई प्रेशर टेम्परेचर चेंजमेंट होगा, और वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से रॉक
जो ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज कर लेगा ना अपना फिजिकल फीचर, चेंज हो जाएगा ना। अगर वो पानी उस पर पड़ता रहेगा तो धीरे 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 पत्थर कटता जाएगा, है ना। तो वेदरिंग यही बताया गया, वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। तो यही देखो पीछे हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की वेदरिंग होती है, एक फिजिकल, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, जब हम फिजिकल कोई एक्टिविटी करेंगे, रॉक ब्रेक्स इनटू फिजिकल स्मॉलर पीसेस बाय फिजिकल प्रोसेस, जैसे हीटिंग, कूलिंग, है ना। अगर टेम्परेचर दिया गया, या तो नेचुरल भी टेम्परेचर उसको मिल सकता है ना। और थॉइंग है, फ्रीजिंग है, विंड एक्शन है, एब्रेशन है, ठीक है। तो इससे नेचुरल प्रोसेस से आप ये समझो कि जो रॉक्स है उनका स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होना ही फिजिकल वेदरिंग कहेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि अगर हम उसमें केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग तो केमिकल आपको समझ में आ रहा है कि एयर, वाटर या एसिड्स, इन सब की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन या कार्बोनेशन या सॉल्यूशन की हेल्प से वो पत्थर और वो जो चट्टान है उसको काट दें, तो वो हो जाएगा अपना केमिकल वेदरिंग। फिर है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करेंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट कहीं पे आ गया, कहीं पे पेड़ की जड़ लग गई, है ना, तो वहां पे क्रैक आ जाता है। देखा है ना कि कहीं पे सपोज आपने कोई घर बनवाया, तो बाहर साइड आपने गार्डन बनवा लिया, तो यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया, और पेड़ क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रो कर गया, तो उसकी रूट्स बड़ी हो जाएंगी। और आज से 10 15 20 50 साल बाद वो अगर आप उसको निकालोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी चट्टान, वो जड़ों को चट्टान में फैला देगा। उससे क्या होगा, यही प्रोसेस है बायोलॉजिकल वेदरिंग का, है ना। तो प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो ग्रो करेंगी, और फिर उससे, ये देखो, प्लांट रूट्स ग्रोइंग इन क्रैक्स, बोरोइंग ऑफ एनिमल्स, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ये सब बताया गया है। ठीक ठीक। हाँ, तो आप फिजिकल वाले समझ गए कि यानी फिजिकली ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेस में, हीट, कूलिंग, फिजिकल फोर्सेस से। केमिकल्स में केमिकल की वजह से, सिंपल सी बात है। फिर अपना क्या बताया गया है, फिर इरोजन के बारे में बताया गया है। इरोजन क्या होता है भैया, इरोजन बताया था ना, इरोजन मूव्स फ्रॉम द ब्रोकन मटेरियल्स की हमारे पास कोई, इरोजन इज द प्रोसेस इन विच वेदर्ड मटेरियल्स आर रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर से इरोजन हो सकता है, नदी और बाढ़, इन सब से, ठीक है, कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है मिट्टी, वो यहाँ पे बह के आ गई, इरोजन है। विंड वाटर इरोजन है। विंड इरोजन क्या होगा, बहुत तेज हवा चलने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है ना, वो भी इरोजन है। ग्लेशियल इरोजन है, उस तरफ से मूव करके कुछ आइस के पार्ट्स इधर आ जाएंगे, है ना, तो ट्रांसपोर्ट कर जाएगी वहाँ की सॉइल। फिर है वेव इरोजन। वेव इरोजन मतलब समुद्र की वेव्स के थ्रू, आप देखोगे जैसे समुद्र है, तो अगर इस तरफ धारा ज्यादा आने लगे तो वो इस पार्ट को भी धीरे 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 काट देगी, है ना, ज्यादा पानी आ गया, इसी को वेव इरोजन कहेंगे। ग्राउंड वाटर इरोजन। ग्राउंड वाटर इरोजन की अंडरग्राउंड जो पानी होता है वो डिजोल्व कर देता है रॉक्स को, और गुफाएं उफाएं बना देता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है क्या, तो ये आपका यहाँ पे दिखाया गया कि क्या क्या इरोजन से क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या इरोजन शेप्स द लैंडफॉर्म्स एंड अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। और यहाँ पे डिफरेंस बताया कि बेटा इतना, मतलब आप समझो, इस क्लास की भूमिका समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, कुछ नहीं अगर पढ़ा तो यही नोट डाउन कर लो, यही लिख देना, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ लेते हो, लिख नहीं पाते हो वहां पे जाके, है ना। तो लिखना थोड़ा सा सीखना आना चाहिए हमें। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, what is the impact of weathering and erosion in human life। तो वो आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन, कि अगर टॉप मोस्ट लेयर अगर हट जाएगी तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। डैमेज हो जाएंगी रोड्स, बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर। रिवर बैंक से इरोजन, कोस्टल इरोजन अफेक्ट करेगा सेटलमेंट को, क्योंकि फिर अगर वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेंगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे, जैसे ये सब लिखा है, ये सब आप लिखने की कोशिश करिए, बहुत सारा कंटेंट है। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स की मतलब कि क्या क्या हमारे पास, एजेंट मीन्स क्या होता है, अच्छा बताओ, एजेंट मीन्स क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, एजेंट मीन्स क्या होता है। एजेंट मीन्स कहते हो ना कि ये मेरे एजेंट है,
है ना। एजेंट मीन्स आप ये समझो कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, है ना, जिनकी वजह से ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो स्लोली ग्रेजुअली जब वो चेंज करेगी, रेशेप करेगी, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, सी वेव्स है, अंडरग्राउंड वाटर्स हैं, ये हमारे पास एजेंट्स हैं कि क्या क्या हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो 4 मेजर बताए गए हैं। जैसे कि पहला तो रनिंग वाटर ही है। रनिंग वाटर क्या है कि अगर कहीं पे धारा बह रही है तो रिवर सबसे पावरफुल माना गया है, क्योंकि आप ये बताओ कि आपके घर पे अगर कहीं पे भी एक्स वाई जेड, कहीं पे भी सपोज अगर आग लग जाए या तूफान आ जाए या आंधी आ जाए या भूकंप आ जाए तो आप उससे बच सकते हो, लेकिन अगर बाढ़ आ जाएगी तो आप नहीं बच पाओगे। पानी को कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो यही बताया गया, रिवर स्ट्रीम्स एंड रेनफॉल्स कॉन्टिन्यूसली इरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल। मेन वर्क इनका क्या होता है कि रॉक्स को इरोड कर देती हैं और सॉइल को, और ट्रांसपोर्ट करती हैं सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी, वहां पे सेडिमेंट्स थे, वहां से यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ का पानी बह के नीचे आएगा। ठीक है। लैंडफॉर्म्स इससे कौन कौन सी क्रिएटेड होती हैं, वैली बनती है। वैली मीन्स आप देखते हो कि जैसे दो माउंटेन्स के बीच की जो रास्ता होती है उसको हम लोग वैलीज कहते हैं, है ना। ठीक है। फिर क्या है, वाटरफॉल बनते हैं। मिएंडर मीन्स बेटा घुमावदार रास्ता होता है। डेल्टा भी अभी आगे ये जैसे कि ये दिया गया है ना। तो इस जगह को ये एक डेल्टा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। और आप जो एस्चुअरी या एस्टुअरीज पढ़ते हो वो क्या होता है, डेल्टा में क्या है, सेडिमेंट्स धीरे 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 यहाँ से रुकते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एस्चुअरीज होती हैं उन पे थोड़ा सी स्लोप होती है, तो डायरेक्ट सारे सेडिमेंट्स फास्ट पानी वहाँ पे आता है। फ्लड प्लेन्स, बाढ़, रनिंग वाटर से ये सब होता है। इरोड कर देती है। लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं ये बताया गया है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स याद रखने कौन कौन से बनते हैं। फिर है विंड। विंड भी फिर अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि डेजर्ट में जब भी कोई बहुत आंधी तूफान आ जाती है तो डेजर्ट में जो हवा होती है वो सैंड और डस्ट को, पार्टिकल्स को इधर से उधर मूवमेंट करती है ना। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अप एंड लूज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड सॉइल। मेन वर्क क्या है, इरोड कर देती है सरफेस मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड और डस्ट को, डिपॉजिट कर देती है नए एरिया में। क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स, और ओसिस बन जाता है। ओसिस आप देखते हो कि कहीं पे ऐसा कि कहीं पे रेगिस्तान में ही कहीं पे छोटा सा पानी का वो दिख रहा है ना, स्मॉल अमाउंट, उसको ओसिस कहते हैं। लूजेस डिपॉजिट्स। फिर है ग्लेशियर के बारे में बताया गया है। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर बेसिकली आप ये समझो कि ग्लेशियर मीन्स होता है कि मूविंग आइस। हाँ, मूविंग आइस एक्सर्ट इनॉर्मस फोर्स ऑन द लैंड। ग्लेशियर बेटा होता है बेसिकली मूविंग आइस का ह्यूज मास लैंड जो मूव करता है, उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। मेन वर्क क्या है, इरोड करेगा, स्क्रैपनिंग को ट्रांसपोर्ट करेगा, बहुत बड़ी लार्ज रॉक को डिपॉजिट करेगा, और लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी बनाएगा, यू शेप वैले बनाएगा। ये देखिए ये सब है ना, तो ये सब ग्लेशियर हैं। कर्क्स बनाएगा, कर्क, कर्क भी आगे इमेज में दी गई है, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कहाँ कैसा होता है। फिर है सी वेव्स के बारे में। सी वेव्स क्या है, कोस्ट लाइन पर जो वेव्स जो है ना, जो कॉन्टिन्यूसली रॉक्स को इरोड करती रहती हैं, जैसे कि ये हैं, ये सी वेव्स, समुद्र की धाराएं हैं। तो इधर से अगर समुद्र में और ज्यादा पानी हुआ तो समुद्र का लेवल बढ़ गया तो इसको भी काट देगा, है ना। यही सब होता है सी वेव्स से। वेव्स एंड ओशियन करंट्स वर्क ऑन कोस्टल एरियाज, इरोड सी क्लेव्स, ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स, डिपॉजिट। बनता क्या है, बीच बनती है, सी क्लेव्स, सी केव्स, सी आर्क्स बनते हैं, सी स्टैक्स बनते हैं। आगे बताया गया अंडरग्राउंड वाटर की भी बात बताई गई है, ये आप पढ़िएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एजेंट वर्क करते हैं एक साथ, जैसे वेदरिंग है, वेदरिंग का प्रोसेस, इरोजन, फिर डिपोजिशन। यहाँ पे देखिए वेदरिंग, फिर यहाँ पे इरोजन हो रहा है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। कि यहाँ पर सबसे ऊपर वेदरिंग, सबसे ऊपर यहाँ पे वेदरिंग ही तो होगा, है ना। ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल पीसेस में, यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे इरोजन बताया गया कि यहाँ से अगर समुद्र का पानी यहाँ पे अगर ज्यादा तेज धारा पे आने लगा तो यहाँ की मिट्टी कटने लगेगी, है ना। तो सॉइल इरोजन होके फिर यहाँ पे आएगा। फिर डिपोजिशन क्या है कि ड्रॉप द मटेरियल बिल्ड द न्यू लैंडफॉर्म। फिर यहाँ पे आके वो जो आप वो ऊपर से कट के आया है ना, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, और नई लैंडफॉर्म बन जाएगी। इफेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, है ना। ये तो बेसिकली बातें बताई गई हैं। इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर,
रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर प्रोवाइड वाटर। लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस सेटलमेंट, लैंडफॉर्म नहीं होगी तो कहाँ पे इंसान रहेगा, है ना। सपोर्ट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। ये बताया गया। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, बेटा ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी, आप मानो या ना मानो। आप जब एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चलेगी क्या भूमिका है इस क्लास की। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कौन से हैं? रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज करते रहते हैं, इरोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग और डिपोजिटिंग मटेरियल फ्रॉम ओवर लॉन्ग पीरियड, वन पीरियड ऑफ टाइम ओवर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। फिर एक एक के बारे में यहाँ बताया गया है। रिवर के बारे में बताया गया है। अच्छा चैप्टर बेटा, थोड़ा सा। फिर है रिवर लैंडफॉर्म्स। रिवर लैंडफॉर्म्स, रिवर मतलब तो समझते ही होंगे, रिवर मीन्स नदी, है ना। तो नदी के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनाई जाएगी उसके बारे में समझना है। तो यहाँ से हम लोग रिवर की जर्नी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ समझिए कि रिवर को एक आप यात्री की तरह समझो। माउंटेन से स्टार्ट होती है ना। इवेंचुअली वो धीरे 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 बहते बहते कहाँ जाती है, धीरे धीरे कहाँ पे आ जाती है। जैसे कि ये देखो, यहाँ से बहना, सपोज यहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ, यहाँ ग्लेशियर से यहाँ से बहना बहना शुरू किया। फिर यहाँ से बहुत, सपोज ये गंगा रिवर है, यहाँ से निकली, अलकनंदा भागीरथी मिल गई देवप्रयाग जगह पे। फिर वहां से और आगे बहती बहती आ गई, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर हो गई, है ना। उत्तर प्रदेश में एंटर हो गई, फिर धीरे 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 5 स्टेट्स से बही, फिर जाके कहाँ पे मिल गई, बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो ये पूरा कोर्स होता है। तो यही रिवर का काम है। रिवर शेप द लैंड थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। एक सेकंड, पेन यार, पेन दूसरा ले लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया। हाँ अब ठीक है। इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन, सेडिमेंट, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड डिफरेंट स्टेज ऑफ रिवर, डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट टाइप का वो होता है, क्या, डिपोजिशन। ठीक है। ये है वाटरफॉल के बारे में बताया गया। आपने कहीं झरने अपने देखे होंगे तो, फॉर्म्ड इन अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, जहाँ पे जैसे रिवर अपर कोर्स पे ही, जहाँ से मेन ग्रेडियंट स्टेप हो सकता है, उसी से वाटरफॉल बनता है। हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के डिफरेंट रेजिस्टेंस की वजह से वाटरफॉल डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये बताया गया है। फिर हार्ड रॉक ओवर सॉफ्ट रॉक, रिवर सडनली ड्रॉप्स डाउन, जहाँ पे सपोज यहाँ से नदी ऐसे बहती चली आ रही, सपोज यही नदी है, आगे जाके कहीं गिर जाएगी तो उसी को कहेंगे क्रिएट अ प्लंज पूल बिलो। फिर नीचे यहाँ पे पूल बनता है। ये सारा ही बताया गया कि कहाँ पे हार्ड रॉक है, क्या वाटरफॉल है, कहाँ पे प्लंज पूल बना हुआ है। इतना काम किया गया, समझ लो, एआई के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए भी माफ करना, ठीक है। मानव है, हम लोग भी गलती हो सकती है। फिर है मिएंडर के बारे में बताया गया है। मिएंडर क्या होता है? सपोज कोई नदी बहना शुरू हुई तो सबसे पहले वाटरफॉल, क्योंकि ये जब कहीं पे भी आप देखोगे ये जो झरने होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही नदियों के देखोगे, आखिरी में नहीं देखोगे। फिर है ये मिएंडर। मिएंडर मीन्स क्या होता है? मिएंडर मीन्स एक थोड़ा सा घुमावदार रास्ता होता है, उसको हम लोग मिएंडर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसमें अगर आउटर बैंक होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, और अगर इनर बैंक होती है तो उसमें डिपोजिशन कम होता है लगभग, है ना। यहाँ बताओ कि रिवर फॉर्म्ड इन द मिडल और लोअर कोर्स। मिडल, हाँ देखो मिडल कोर्स में होगा, ठीक है। रिवर बेंड्स ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन, आउटर बैंक इज इरोडेड, इनर बैंक हैज डिपोजिशन। तो एक चीज, हाँ, आउटर बैंक में क्या होगा? इरोजन होगा, और इनर बैंक में क्या होगा? डिपोजिशन होगा। अब आप इरोजन और डिपोजिशन तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ से अगर ये आ रही है तो इस जगह पर और ऐसे फोर्स पड़ता रहेगा पानी का, फिर यहाँ से भी ऐसे कटता रहेगा मिट्टी, है ना, और यहाँ पे डिपोजिशन होता रहेगा। हम्म, ठीक है। फिर है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होती है कि जो कभी कभी मेंढर के नेक, क्या लिखा है? फॉर्म्ड when a meander gets cut off the rivers take a new straight path, the cut off meander form a lake also called a crescent lake। तो एक बात याद रखना कि meander lake is also known as crescent lake, और meander लेक अभी मैं इसको इजीली नहीं बता पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा याद आएगा तो फिर से बताएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? फिशिंग को सपोर्ट करता है और एक्वेटिक लाइफ को। यूज्ड किस में होगा? इरिगेशन और रिक्रिएशन में, सोर्स ऑफ वाटर और नियर बाय, कि ये जैसे मियंडर है,
अच्छा ये ऐसा फिगर से हाँ समझ सकते हैं हम लोग कि ये मेंढर है, घुमावदार रास्ता ऐसे आ रही है, यही तो है, ये तो मेंढर है। तो ये क्या है, इसको कट कर देगी, कट कर देगी, कट ऑफ कर देगी, तो यहाँ से ऑक्सबो लेक बन जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक बन गई है, ठीक है। फिर डेल्टा के बारे में बताया गया है। डेल्टा क्या होता है कि माउथ ऑफ द रिवर होता है जहाँ पर नदी आके अपना पानी और जल गिराती है। रिवर डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को भी गिराती है आके, एंड फॉर्म्स अ शेप्ड एंड ट्रायंगुलर लैंड। ये देखिए, है ना, यहाँ से बहना शुरू कर रही है और यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे पानी आ रहा है, तो सेडिमेंट्स को भी धीरे धीरे ला रही है, और कुछ सेडिमेंट्स को ला रही, कुछ सेडिमेंट्स यहीं पे रह जाएंगे, है ना। मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म्ड, और वेरी फर्टाइल एरिया होता है इसके आसपास का, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करती है डेंस पॉपुलेशन को, इसी के आसपास बहुत ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है फिशिंग और ट्रेड के लिए। और सुंदरबन डेल्टा जो है, जो वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र जी का, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद खत्म हो गया क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया अपर कोर्स क्या है, लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, मिडल कोर्स क्या है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि, हाँ ये देखिए पूरा बताया गया है क्या काम किया गया है एआई के द्वारा, अपर मिडल और लोअर कोर्स। कि अपर कोर्स कहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पे ही, स्टार्टिंग पे ही है, तो स्टीप और स्लोप रहेगा, इरोजन यहाँ पे ज्यादा होगा, वी शेप्ड की वाटरफॉल्स आपको मिलेंगी, वाटरफॉल यहाँ पे हमने देख चुके हैं। फिर है मिडल कोर्स, ये आपको ये दिखाया गया कि मिडल कोर्स कहाँ पे होगा, ठीक है। और लोअर कोर्स कहाँ पे होगा, और लोअर कोर्स पे ही आप देख रहे हो कि बहुत कम स्लोप हो जाती है, तो यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा होगा। डिपोजिशन मीन्स यहाँ से जो कंकड़ पत्थर है ना, वो यहाँ पे आके ज्यादा, अवसाद कहते हैं उनको, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। डेल्टाज एंड फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे डेल्टा और प्लेन बनेगा। इंपॉर्टेंस क्या है रिवर लैंड फॉर्म्स की, यही पूछा जा सकता है। फर्टाइल सॉइल जो होगा तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, फिशरीज, एक्वेटिक, जितने भी कोस्टल रीजन पे लोग रहेंगे उनको खाने बनाने के लिए और एक्वेटिक लाइफ बढ़ाने के लिए। सूटेबल फॉर सेटलमेंट एंड कल्चर, यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए तो होगा ही। रिवर एंड डेल्टास हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, कहीं पे अगर ब्यूटीफुल सीनरीज एंड अट्रैक्ट टूरिज्म, ये तो होता ही है, ठीक है। फिर आगे बताया गया है, हाँ यहाँ पे देखिए एग्जांपल मेजर डेल्टास दिए गए हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो इंडिया का है, नाइल डेल्टा इजिप्ट का है, मिसिसिपी कहाँ का, यूएसए का है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इंडिया का है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है, ठीक है। और मुझे बताइए कि आप इस क्लास में आओ तो मैं कुछ ना कुछ नया पूछूं कि जो नए लोग बने हैं, जैसे कि मुझे आप ये बताओ, कहीं नई जगह मिले, हाँ ये मिल गया, कि मुझे आप ये बताओ कि नई चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मुझे बताइए कि बांग्लादेश के पीएम कौन है, हैं? बांग्लादेश के पीएम कौन है? बांग्लादेश के पीएम नए बने हैं जिनका नाम है बलेंद्र शाह, बलेंद्र शाह, ठीक है, बलेंद्र शाह, जो कि 35 ईयर में बने हैं। और जो, सॉरी बांग्लादेश के नहीं, सॉरी 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 बांग्लादेश के नहीं, नेपाल के, नेपाल के बने हैं। बांग्लादेश के तो तारिक रहमान है ना, गलत बता दिया, नेपाल के हैं, नेपाल के बलेंद्र शाह हैं और बांग्लादेश के हैं तारिक रहमान। बांग्लादेश के कौन है, तारिक रहमान, तारिक रहमान। अभी इजराइल ईरान वॉर ये सब चल रहा था, तो मुझे आप, इटली का तो सबको पता होगा, मुझे पता है, मुझे आप इसराइल का बताइए। इसराइल के क्या बेंजामिन नेतन्याहू है क्या? रूस के बताइए, रशिया के, अमेरिका के बताइए। हम्म, चलो, पाकिस्तान का तो पता है ना, ना पाकिस्तान, पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल शरीफ नहीं। फिर हैं कोस्टल विंड्स एंड ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हो गया है टाइम, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कोस्टल विंड्स एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में। सीक्वेंस से समझेंगे कि सी वेव्स क्या होती हैं, सी आर, अभी हमने आगे पढ़ा था ना कि कोस्टल विंड्स और ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में, हाँ कैसे क्या होता है। तो सी केव के बारे में पहले देखते हैं, सी केव कहाँ पे है, सी केव, सी केव, हाँ सी केव है, सी आर्क है, सी स्टैक है, बीच है, सी क्लिफ है। तो बीच तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, बीच जो होता है
वो सैंडी और पेबली स्टोर करता है, कंकड़ पत्थर पेबल्स होते हैं, और सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिशन से आप यहाँ पे देखोगे कि तो मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म और फिशिंग के लिए, यहाँ पे गोवा हुआ साइड आपको जितने भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे दिखेगा। सी क्लिफ ये है, आपने किसी मूवी के सीन में देखा होगा, यहाँ से लोग ऐसे छलांग लगाते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, देखने से आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे रादर देन आप पढ़ने से। फिर है सी केव, जो समुद्र के अंदर जो छोटी सी केव फॉर्म हो जाती है आ, किसी रॉक्स के इरोजन से, उसको हम लोग कहते हैं सी केव्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस नहीं पूछा जाएगा लेकिन फोटो हो सकता है पूछी जाए आपके में। फिर सी आर्क पूछा जा सकता है, ये इमेज दे के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी आर्क क्या होता है कि सी आर्क क्या होता है, सी आर्क समझ गए। फिर उसके बाद बताया गया है, फिर इसके बाद बताया गया सी स्टैक। सी स्टैक क्या होता है, ये जो ऐसे टेल शेप्ड का होता है, एक बड़ा सा रॉक फॉर्म होता है कि इसके आसपास जो है समुद्र से पानी बहता हुआ निकल गया है, और ये एक ऐसा रॉक है जो कोलैप्स जैसे कि ये है ना, इसी को आप समझ लीजिए कि ये जो ये आपके पास ये शी आर्क है, तो इसका ये एरिया इसके अंदर कोलैप्स कर जाए, गिर जाए, तो ये जो रिमेनिंग एरिया बचेगा ना, इसी को तो सी स्टैक कहेंगे। टॉल eloped rock formed when an arc collapsed to continuous erosion। हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, आपने ये सब हॉलीवुड की मूवीज में या कहीं ना कहीं देखा होगा जहाँ पर ओशियनिक सीन लिए जाते हैं। फिर है विंड लैंड फॉर्म्स। विंड लैंड फॉर्म्स में सैंड ड्यून्स है, ओसिस ओसिस बताया था ना कि समुद्र रेगिस्तान में कहीं पे छोटा सा एरिया जहाँ पे पानी दिखेंगे, यारदांग ये है, डिटेलिंग में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, माउंट्स, और ये सैंड ड्यून से कहीं पे रेत के आपको दिखते हैं ना बड़े बड़े से, कि दूर दूर तक आपको केवल रेत ही रेत दिख रही है ना, तो वहां पे विंड डिपोजिशन की हेल्प से जो रेत है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके आ गई है। ठीक है, ठीक है, तो सैंड ड्यून्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंड है, रेत है, वो आ गई है। फिर है ओसिस। ओसिस आप समझ रहे हैं कि ग्रीन एरिया है कहीं डेजर्ट पे, उसको ओसिस कहेंगे, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ओसिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सी आर्क इंपॉर्टेंट है, सी स्टैक इंपॉर्टेंट है। ये तो क्योंकि आप देख सकते हो सी क्लिफ, यहाँ पे जंप लगाने की यारदांग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओसिस आपको पता रहना चाहिए, डेजर्ट के बीच में जहाँ अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है उसी को हम लोग, जहाँ पे वेजिटेशन और पॉसिबल लाइफ पॉसिबल है, उसी को हम लोग ओसिस कहते हैं। ठीक है, फिर है यारदांग के बारे में बताया गया है। तो यारदांग क्या है, जहाँ पर रिजेस फॉर्म्ड है विंड इरोजन के थ्रू डेजर्ट में, ये बताया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ग्लेशियर के लैंड फॉर्म्स की यू शेप की वैलीज बनती हैं, किर्क और मोरेन। किर्क क्या है बेटा, यहाँ पे पहले कोई माउंटेन था। ठीक है, यहाँ पे पहले कोई माउंटेन था, लेकिन वो अब किर्क में यही होता है शायद। हम्म, हम्म, किर्क में यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये बोल शेप्ड का होता है। ठीक है, आसपास के ये एक हॉलो है, यहाँ पे पहले कोई माउंटेन या ग्लेशियर फॉर्म था, और फिर वो वहां से हट गया डिपोजिशन के थ्रू, और वहां पे पानी भरा, उसको किर्क कहते हैं। ठीक है, फिर यू शेप्ड की वैली, यू शेप्ड की वैली की आपको, वैली तो आप समझ गए ना, दो माउंटेन्स के बीच से जो ऐसा निकला हुआ फ्लैट बॉटम रास्ता होता है उसको हम लोग वैली कहते हैं। वाइड वैली विद स्टीप स्लाइड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सेटलमेंट फार्मिंग के लिए। किर्क क्या है समझ गए हो, मोरेन क्या है, पाइल्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड ग्लेशियर। ग्लेशियर के आप इधर उधर वाला एरिया जब देखेंगे उसको मोरेन कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजोर्ड और ड्रमलिन। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंस ऑफ विंड लैंड फॉर्म्स, कि कोस्टल लैंड फॉर्म से क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेंगे कोस्ट, सपोर्ट मिलेगी फिशिंग को, टूरिज्म को प्रमोट होगा, और नेचुरल ब्यूटी प्रिपेयर रहेगी। और फिर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लैंड फॉर्म। वाइल्ड लैंड फॉर्म में बताया गया है कि टूरिज्म को सपोर्ट होगा, सोर्स ऑफ सैंड एंड कंस्ट्रक्शन, और प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, और हेल्प इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, वहाँ पे रेत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और कि कहीं पे अगर रेत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या है, विंड इरोजन के थ्रू रेत एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होने देगा डेजर्टिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ग्लेशियर लैंडफॉर्म से सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर मिलेगा आपको, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर,
नेचुरल ब्यूटी और सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, ठीक है। फिर बताया गया है लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन, फ्लड है, प्लेन है, डेल्टाज हैं। अब यहाँ पे आप पूरी तरीके से समझ पाओगे फ्लड प्लेन क्या है ना। फ्लड प्लेन क्या है कि यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि एक फ्लैट लैंड है जो रिवर किनारे जहाँ पे डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का बाढ़ के दौरान, है ना, उसको हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड प्लेन, फ्लड मीन्स तो वही होता है बाढ़, ठीक है। तो रिवर के साइड में जो फ्लड के टाइम सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं, तो फ्लैट फर्टाइल लैंड डेवलप होती है, उसी को हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड प्लेन्स सिंपल है कि जब बाढ़ आती है तो उसके थ्रू क्या होता है कि रिवर के किनारे पर सेडिमेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे जाके, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या क्या बताया गया, फॉर्म्ड इन लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, लोअर कोर्स ऑफ रिवर बनेगा मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले और वेरी फर्टाइल, गुड फॉर एग्रीकल्चर। रिवर में चेंज देयर कोर्स मेंडरिंग, जब रास्ता चेंज कर लेंगी तो रास्ता यानी कि घुमावदार रास्ता होगा तो उसको मेंडरिंग कहेंगे। एग्जाम्पल इंडो गंगेटिक प्लेन का दिया गया। इंपॉर्टेंस क्या है, फर्टाइल रहेगी तो फार्मिंग के लिए अच्छा रहेगा, ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए अच्छा है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, बिल्ड रोड्स एंड सिटीज। डेल्टा के बारे में बताया गया, डेल्टा क्या है, रिवर का माउथ होता है जहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड, formed by deposition और sediments, many distributaries are seen। distributaries means क्या है कि वहां से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियां, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब असहायक नदियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। वेरी फर्टाइल आर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब एक ही नदी यहाँ से आ रही थी, फिर वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये बताया गया है। कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा बताया गया है। नाइल डेल्टा, अभी तक आपने इजिप्ट की कैपिटल नहीं बताई, ठीक है। मिसिसिपी डेल्टा कहाँ पे, यूएसए का। नेचुरल लीव्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे किसी का कोर्स होता है, ठीक है। ये बताया गया है कि लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय डिपोजिशन की, लैंडफॉर्म्स डिपोजिशन से कैसे बनती हैं, फ्लड प्लेन है, डेल्टाज हैं, कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हरा पहले, हाँ, ये जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, जब बहुत कम वेलोसिटी से इट कैन नॉट कैरी इट लोड, द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड एंड फॉर्मिंग फर्टाइल एंड फर्टाइल लैंडफॉर्म्स। जब पानी के जो वेलोसिटी है ना वो धीरे हो जाएगी, अभी पानी बहुत तेज बह रहा है तो सेडिमेंट्स को कैरी करके रखेगा, लेकिन अगर पानी हमारा बहुत स्लो बह रहा है, बहुत धीरे, तो सेडिमेंट्स उधर ही ड्रॉप होते जाएंगे, ठीक है। फिर है नेचुरल लीव। नेचुरल लीव के बारे में बताया गया कि जो फ्लड के टाइम पे जो रिवर ओवरफ्लो करती है ना, तो जो हैवियर सेडिमेंट्स होते हैं वो रिवर बैंक के पास सेटल हो जाते हैं, ये बताया गया है बस नेचुरल लीव्स में। रेज्ड बैंक ऑफ सिल्ट फॉर्म्ड along the side of a river due to deposition during flood, फ्लड के टाइम पे। अब ये इमेज से आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इमेज से आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि सपोज ये नेचुरल लीव है, यहाँ पे फ्लो है, और फिर यहाँ से सपोज यहाँ पे यहाँ तक ऐसा, सपोज इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये फ्लो है, यहाँ से इधर की तरफ से पानी आ रहा है, 3D समझो, ठीक है। इस तरफ से पानी आ रहा है तो यहाँ से जैसे यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे डिपोजिशन लीव कर दी, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन लीव कर दी, इसी को नेचुरल लीव कहेंगे। तो फ्लड के टाइम पे जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो जितने जो हैवी सेडिमेंट्स होते हैं ना वो रिवर बैंक के पास आके सेटल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये बताया गया हाउ नेचुरल लीव्स फॉर्म, कैसे लीव्स बनते हैं, ये बताया गया है कि ड्यूरिंग फ्लड रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब ओवरफ्लो होने लगता है, और फिर हैवियर सेटलमेंट्स नियर बैंक के किनारे के पास, और लाइटर सेटलमेंट्स क्या होते हैं, कैरिड अवे फर्दर अवे, फिर वो और पानी के साथ मूव कर जाते हैं। लीव्स बिल्डअप ओवर टाइम बिकम हायर, और फिर लीव्स धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, ठीक, ठीक है। फिर आगे बताया गया है इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखिएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, की पॉइंट्स, जो बात आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप एक बार जरूर लिखिए। फ्लड प्लेन क्या है, फ्लड प्लेन फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। फ्लड प्लेन जब बहुत ज़्यादा पानी, जब जैसे कि बाढ़ आ गई ना कहीं पे, है ना, तो रिवर के साइड में ही फ्लड के टाइम पे जब जब बाढ़ आ जाएगी तो सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं, फिर फ्लैट फर्टाइल लैंड एक डेवलप हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। सॉइल के बारे में आप पढ़ेंगे, सॉइल इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ठीक है। सॉइल को क्या कहते हैं, सॉइल को हम कहते हैं मिट्टी,
ठीक है, सॉइल सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, है ना, जो जिसके बिना हम लोग जीवन संभव नहीं है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। प्लांट लाइफ का क्या, ह्यूमन लाइफ का भी नहीं, क्योंकि ह्यूमंस कैसे खाना पीना खाएंगे, है ना। प्लांट लाइफ स्टोर वाटर साइकिल एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हैबिटेट उनको आवास प्रदान करती है। तो सॉइल के प्रोफाइल आप समझ चुके हो कि टॉप सॉइल होती है ह्यूमस रिच, अच्छा ये अभी नहीं बताया गया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बताएगी कि कैसे बनी है ना। सॉइल का फॉर्मेशन रॉक्स के वेदरिंग से होता है और ऑर्गेनिक मैटर से मिलने से सॉइल बनती है। ठीक है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिक्सिंग विद ऑर्गेनिक मैटर्स। सॉइल किससे बनेगी, सॉइल बनेगी इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा तो रॉक्स क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे वाटर टेम्परेचर और इन सबसे, फिर क्या स्मॉल पार्टिकल से और ज़्यादा नीचे और स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, फिर क्या दीज पार्टिकल मिक्स विद डेड प्लांट्स और एनिमल माइक्रोब्स के साथ, फिर ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस, फिर धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा एक प्लेस पे जाके मिट्टी में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स ये सब आ जाएंगे अपने। ओवर टाइम दीज मटेरियल फॉर्म डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, लेकिन इसको बहुत मतलब हजारों साल लग सकते हैं। इट कैन टेक हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म जस्ट अ न्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। एक सेंटीमीटर सॉइल बनाने में भी बहुत हजारों साल लग सकते हैं। ये सॉइल की प्रोफाइल बताई गई है कि सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल जो सबसे ऊपर होगी ना, अब आपको यहाँ पे ए बी सी डी का पैटर्न दिया गया है कि ए क्या है, जो बिल्कुल जड़ के पास है, जो सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट सॉइल सबसे ह्यूमस रहेगी और थोड़ी सी डार्क रहेगी, भूरी है तो बहुत ज्यादा भूरी, काली है तो बहुत ज्यादा काली, है ना। न्यूट्रिएंट फुल रहेगी, कभी तो अगर न्यूट्रिएंट फुल नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे डेवलप कैसे हो पाएंगे। सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट करना। ठीक है, फिर सब सॉइल, तो टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के बाद है सब सॉइल। सब सॉइल कम ह्यूमस है, तो जब कम ह्यूमस है तो यानी कि उसके पास कम फर्टाइल है ना। मोर मिनरल्स एंड क्ले, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे देखो ये जो जोन है ये आपका हो जाएगा सब सॉइल का, और ये आपका जोन है किसका, टॉप सॉइल का। और इसके नीचे ये जो रीजन है ये है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या है, पार्शली वेदर्ड रॉक होते हैं जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेड रॉक। बेड रॉक जो सबसे अनवेदर्ड रॉक होती है, बेस लेयर होती है सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे 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 नीचे, उसको बेड रॉक कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइल्स के बारे में बताया गया है कि सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, सिल्ट सॉइल है, लोमी सॉइल है। ठीक है, सैंडी सॉइल मतलब कि थोड़ी सी रेतीली होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और अगर पानी मिलाएंगे तो हम तुरंत ड्रेन्स वाटर क्विकली, और लो इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, क्रॉप्स के लिए गुड होती है, अच्छी होती है। किसके लिए, ग्राउंड नट और वाटरमेलन के लिए। क्लेई सॉइल के बारे में बताया गया, ये सॉइल आपने कहीं ना कहीं देखी होगी इस टाइप की। क्लेई सॉइल के भी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, है ना, और पानी को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकती है। आप किसी ऐसे खेत में पानी डालोगे तो ज्यादा देर तक उसे होल्ड कर सकती है कंपेरिजन देन सैंडी सॉइल। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, गुड फॉर राइस व्हीट के लिए। सिल्ट सॉइल, ठीक है। तो सैंडी सॉइल क्या है, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, और जो वाटर है वाटर को क्विकली ड्रेन कर देंगे, और जो क्लेई सॉइल है बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे इसमें, पानी को ज्यादा देर तक सिंचित कर सकती है, संचित कर सकती है, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, किसके लिए गुड है, राइस और व्हीट के लिए। फिर है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल के बारे में बताया गया है। सिल्ट सॉइल क्या है, मीडियम पार्टिकल्स में होंगी और मॉइस्चर को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेंगी, फर्टाइल और स्मूथ होगी। ठीक है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी होगी, पल्सेस और वेजिटेबल्स के लिए। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जो सैंड सिल्ट और क्ले का एक बैलेंस मिक्सचर होता है, मिक्स ऑफ सैंड सिल्ट एंड वेल बैलेंस्ड एंड बेस्ट फॉर मोस्ट क्रॉप, मोस्टली क्रॉप्स के लिए लोमी सॉइल इंपॉर्टेंट है। फिर बताया गया है आपका खत्म होने वाला चैप्टर, थैंक यू। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल यानी कि मिट्टी का महत्व क्या है प्लांट को ग्रोथ के लिए। सपोर्ट फॉर सॉरी स्टोर एंड सप्लाई वाटर, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, है ना, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स। फिर है प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, जितने रहेंगे, हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन, इरोजन से हेल्प करेगा। सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए, सॉइल इरोजन करना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि सॉइल बनने में मतलब बहुत साल लगते हैं, है ना, तो ये बहुत जल्दी वाला
प्रोसेस नहीं, इस वजह से हमें सॉइल को बचा के रखना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे के भविष्य के लिए हमें मिट्टी को बचाव कर रखना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, काउंटर फ्लोइंग कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, फिर क्या है, प्रॉपर इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन करिए, आप एम्बैंकमेंट करिए। ठीक है, सॉइल इरोजन अ बिग प्रॉब्लम, मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है। सॉइल इरोजन रिमूव्स द फर्टाइल टॉप सॉइल। क्या होता है? वाटर से, विंड से इरोजन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दोगे, कहीं पे गाय बकरी ज्यादा चरने लगेंगी, वहां पे भी मिट्टी का छराव हो जाएगा। इम्प्रॉपर फार्मिंग, अगर आप सही तरीके से खेती नहीं करोगे तो भी हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड फॉर्म, क्या महत्व है? अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए कि क्या महत्व, तो हमें ये बताना है कि क्या महत्व है ह्यूमन लाइफ में। इससे कनेक्ट करके बताने की कोशिश करिएगा। एक फाइनल क्वेश्चन मतलब आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने सारे लैंड फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई आर लैंड फॉर्म्स इम्पोर्टेंट? ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो पहले तो आप मुझे यही बताओगे कि अगर एग्रीकल्चर हमें करना है, खेती बाड़ी, तो उसके लिए रिवर प्लेन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो रिवर प्लेन्स होती है ना, वो फर्टाइल कर देंगी, यहीं पे लिखा है। और वाटर से ही हमें वो रिसोर्स मिलेगा, है ना? वाटर से ही तो रिसोर्स मिलेगा, पानी से ही तो होगा। हम्म हाँ, पानी से ही तो होगा। फिर क्या है? वाटर रिसोर्सेज, ग्लेशियर फीड रिवर्स, ग्लेशियर से ही तो नदियां बनती हैं। सेटलमेंट होगा तभी तो लोगों का, जब खेती किसानी करेंगे। पीपल प्रेफर प्लेन्स एरिया पे रहना पसंद करेंगे कि नदी उधर से बह रही है, सपोज यहाँ से कोई नदी बह के जा रही, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे आज से 10-50 साल पहले, क्योंकि इनको यहाँ से पानी लेना ईजिली है ना? ट्रांसपोर्ट, माउंटेन पासेस एंड रिवर सपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक, कल्चर को बचाने के लिए बहुत सारी कल्चर, नदियों की हम लोग पूजा करते हैं। मैनी सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर्स, बहुत सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो रिवर के ही किनारे पे बसी हुई हैं, क्योंकि रिवर से ही आप, पानी मूलभूत चीज है हमारे जीवन की, है ना? बिना पानी के आप नहीं सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। नाइल की भी है, मुझे पता है। तो ये भी देखो इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई। नाइल है जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वो भी रिवर नाइल के किनारे पे डेवलप हुई है, जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। गंगा, गंगा को सैक्रेड रिवर हम लोग कंसीडर करे हुए हैं। सपोर्ट लाइफ एंड कल्चर इन इंडिया, क्योंकि गंगा जो है, गंगा रिवर का जो सबसे ज़्यादा इंडिया में लंबी रिवर है और बहुत सारे जिलों से बहती है। 5 स्टेट्स से होके बहती है, तो 5 स्टेट्स में तो कम से कम फ्लरिश करती होगी आसपास के रीजन को, है ना? तो बहुत सारे लोग, और मतलब नेचुरल लैंडफॉर्म्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है इसीलिए। फिर है टूरिज्म और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था। आपने जितना अगर नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर अब हमने 2 चैप्टर अपने पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी के। एक पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, और एक हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना वो डेमोक्रेसी और इलेक्शन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।